गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। पीएचपी एंड माईएसक्यूएल में हमने स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक वेबसाइट्स देखी थी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डायनेमिक कंटेंट्स फ्रॉम डेटाबेसेज। जैसा कि हमने देखा था, जो डायनेमिक वेबसाइट्स हैं उनमें डेटाबेस काम में लेते हैं और स्टैटिक वेबसाइट में डेटाबेस की ज़रूरत नहीं होती है। तो डायनेमिक कंटेंट है वो डेटाबेस से हम कैसे यूज करते हैं, किस तरह से डायनेमिक वेबसाइट काम करती है, इसको हम समझेंगे। कोई भी एक एवरेज यूज़र होता है, उसके लिए एक वेब पेज है, वो वेब पेज होता है। ठीक है, आप चाहे स्टैटिक वेबसाइट देख रहे हैं अपने कंप्यूटर पर या डायनेमिक वेबसाइट, वो आपके लिए एक वेबसाइट ही है। इट ओपन्स इन द ब्राउज़र एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। एक वेबसाइट है वो ब्राउज़र के अंदर ओपन होती है और जानकारी दिखाती है। अब चाहे डायनेमिक वेबसाइट हो चाहे स्टैटिक वेबसाइट हो, दोनों तरह की वेबसाइट ब्राउज़र के अंदर ओपन होती है। लुकिंग क्लोजर, दो सम पेजेज स्टे मोस्टली द सेम वाइल अदर पेजेज चेंज रेगुलरली। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम देखते हैं कि वेबसाइट्स होती है, उन पर कुछ पेजेज जैसे होते हैं वो हमेशा एक जैसे ही दिखते हैं, और जबकि कुछ हैं वो रेगुलरली चेंजेस होता रहता है उनमें। अब देखिए, स्टैटिक वेबसाइट का मतलब ये है कि कंप्लीटली पूरी वेबसाइट भी स्टैटिक हो सकती है, या फिर एक वेबसाइट है उसके अंदर कुछ पेजेज ऐसे हैं वो स्टैटिक हो सकते हैं और कुछ डायनेमिक हो सकते हैं। तो जैसे ही अगर किसी वेबसाइट में एक पेज भी अगर डायनेमिक हो गया तो हमें उसके लिए डेटाबेस की ज़रूरत पड़ेगी और उस वेबसाइट को हम डायनेमिक वेबसाइट ही बोलेंगे। अगर सारे पेजेस स्टैटिक है तभी हम उस वेबसाइट को स्टैटिक बोलेंगे। अब एक डायनेमिक वेबसाइट है, उसमें भी कुछ पेजेस स्टैटिक हो सकते हैं, मतलब आपने 1 महीने 2 महीने या 6 महीने पहले खोल के देखा तब भी वो पेज वैसा ही दिखता था। उसमें कौन से पेजेस हो सकते हैं? जैसे किसी कंपनी की वेबसाइट है, अब उस कंपनी का एड्रेस है कि इनका ऑफिस कहाँ पर है, उनके फ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि वो रेगुलरली तो चेंज होती नहीं है। अगर कभी उनको रिलोकेट करना पड़े अपना ऑफिस, या मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी चेंज करना पड़े, तब वो चेंज होता है। तो वो पेज होगा कॉन्टेक्ट अस वाला पेज, अबाउट अस वाला पेज, वो हमेशा एक जैसा ही दिखेगा, तो वो स्टैटिक हो जाएगा। जबकि कुछ पेजेज है वो रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। जैसे आप फेसबुक ओपन करते हो, तो आपने 1 घंटे पहले फेसबुक अपना चेक किया, तो आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कुछ लाइक किया है या शेयर किया है, वो आपको दिखाएगा। उन्होंने कुछ अपडेट किया है, कोई फ़ोटो वगैरह अपना अपडेट किया है। लेकिन 1 घंटे बाद में आप देखोगे कि वहाँ पर चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे बाद में आपके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने कुछ कर दिया होगा, कुछ शेयर किया होगा, लाइक किया होगा। तो उसमें नॉर्मली होता क्या है इसमें, जनरली कि जो कंटेंट्स हमें दिखाई देते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो, उनमें जो सबसे लास्ट में जो अपडेट हुआ है वो दिखाई देते हैं। पुराने वाले कंटेंट है वो आगे के पेजेस पर शिफ्ट होते जाते हैं, और जो बिल्कुल जो हमारा पहला पेज जो खुलता है उस पर जो लेटेस्ट अपडेट है वो आता है। तो अब जो 1 घंटे पहले आपने आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने कुछ शेयर किया था, वो अब आगे शिफ्ट हो चुका है आगे के पेजेस पर, आपको स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा उसको। कुछ चीज़ें हैं वो चेंज नहीं होती, जैसे आपका जो प्रोफाइल है उस पर आपकी डिटेल्स है, तो आपका एड्रेस है, ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो वो चीज़ें आपने एक बार अपडेट कर दी, उसके बाद में जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे वो वैसी ही दिखेगी। पेजेज दैट डोंट चेंज, स्टैटिक पेजेज आर रिलेटिवली सिंपल टू क्रिएट।
तो ऐसे पेज जो नॉर्मली चेंज नहीं होते हैं वो स्टैटिक पेजेस होते हैं, और वो रिलेटिवली सिंपल होते हैं, उनको डेवलप करना सिंपल होता है क्योंकि सिर्फ HTML को यूज करके हम स्टैटिक पेजेस बना सकते हैं। HTML है वो बाय हैंड भी आप टाइप कर सकते हो या किसी टूल की हेल्प भी ले सकते हो। ऐसे टूल्स भी है जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो कोड अपने आप जनरेट हो जाएगा, तो ऐसे टूल्स भी आप यूज कर सकते हो। और उसके बाद में जो हमारी फाइल बनी है HTML फाइल, उसको हम अपलोड करेंगे कहाँ पर, सर्वर पर, जहाँ पर हमारी वेबसाइट है। और वेब ब्राउज़र है, उस वेबसाइट को जो विजिट करेगा तो हमारा वो पेज है वो उस वेब ब्राउज़र पर डाउनलोड हो जाएगा और वहाँ पर वो कंटेंट डिस्प्ले हो जाएगा। स्टैटिक पेजेस में जब भी हमें कुछ चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो ओल्ड फाइल है उसमें एडिट करके उसको वापस रिप्लेस कर देंगे पुरानी वाली को, या फिर कंप्लीटली भी हम नई फाइल उसमें अपलोड कर सकते हैं। तो नई फाइल रिप्लेस कर देगी पुरानी वाली फाइल को, पूरी पूरी फाइल रिप्लेस हो जाती है इसमें जब स्टैटिक वेबसाइट में हम चेंज करते हैं। तब डायनेमिक जो पेज हैं वो भी HTML के अंदर ही बनते हैं, बट इंस्टेड ऑफ अ सिंपल build and post approach, the pages are updated regularly, sometimes every time that they are requested। तो ये भी HTML के अंदर ही बनते हैं, लेकिन HTML में जैसे कि मैंने बताया जो स्टैटिक पेजेस है वो हमेशा एक जैसे दिखते हैं, लेकिन डायनामिक के अंदर क्या है कि रेगुलरली अपडेट होते रहते हैं। कुछ सेकंड्स में भी अपडेट हो सकते हैं या हर घंटे भी अपडेट हो सकते हैं। जैसे आप अपना ऑनलाइन बैंकिंग ओपन करेंगे और अपना पासबुक का ट्रांजैक्शन देखेंगे, तो जैसे जैसे आपने ट्रांजैक्शन किया है वैसे वैसे आपका बैलेंस अपडेट होता जाता है। आप शेयर मार्केट की वेबसाइट देखेंगे तो उसमें हर सेकंड शेयर है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो वो डायनेमिक वेबसाइट्स हैं। स्टैटिक साइट्स प्रोवाइड हाइपर लिंक्ड टेक्स्ट एंड परहैप्स अ लॉगिन स्क्रीन, बट बियॉन्ड दैट दे डोंट ऑफर मच इंटरेक्शन। तो स्टैटिक पेजेस में जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होती है, और वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही रेयरली कभी चेंज होती है, और रेयरली जब चेंज करना होता है तो अब हम क्या करते हैं, नई फाइल से पुरानी वाली को रिप्लेस कर देते हैं। अब उनमें भी कुछ अगर थोड़ा सा और एडवांस करना है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम हाइपर लिंक ऐड कर सकते हैं कि एक लिंक ऐड कर दिया, उस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल जाएगा या नई पिक्चर कुछ नया खुल जाएगा, वीडियो वगैरह, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एक लॉगिन स्क्रीन हम बना सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जो यूजर से इंटरेक्शन है वो नहीं कर सकता। मतलब स्टैटिक है वो यूजर से इंटरेक्ट नहीं करता है वो पेज, जो कि डायनामिक इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्शन का मतलब अगर यूजर है वो कुछ रिक्वेस्ट देता है तो उसका रिस्पॉन्स मिलता है उस वेबसाइट के थ्रू, जबकि स्टैटिक के अंदर आपके सामने जैसे आपने प्रिंट करके पेज चिपका दिया है बिल्कुल वैसा आपको दिखेगा। आप कुछ इंटरेक्ट नहीं कर सकते, माउस से कुछ नहीं कर सकते, उसमें कीबोर्ड से कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह इस तरह की वेबसाइट्स हैं उनको देखा होगा। तो जैसे अमेजन के ऊपर क्या होता है कि आप जैसे नए आइटम्स ऐड करते हैं अपनी कार्ट में, या कुछ आइटम्स हैं उनको डिलीट करते हैं, तो आपकी कार्ट वो अपडेट हो जाती है, और जो प्रोडक्ट है उसके करस्पॉन्डिंग जो उनकी प्राइस है वो भी कार्ट में ऊपर नीचे हो जाती है। आपको शॉपिंग करनी है और आपका बजट है 5,000 रुपये, आपने कार्ट में ऐड कर दिए 6,000 के आइटम्स, तो आप उसमें से जैसे अपन रियल लाइफ में करते हैं उसी तरह से अपन ने सुपरमार्केट में शॉपिंग की, वहाँ पर हमारा बिल ज़्यादा हो गया, हमारा बजट कम है, तो हम में से उनमें से कुछ ऐसे आइटम्स निकाल देंगे जो अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे इसमें तो कार्ट में आइटम ऐड होते जाएंगे या निकालेंगे हम, और उनका जो प्राइस है टोटल जुड़ के वो भी करस्पॉन्डिंग अपडेट होगा। तो वो क्या है, एक डायनेमिक वेबसाइट है। इन अदर वर्ड्स डायनेमिक मीन्स दैट द यूजर इंटरेक्ट विद द वेबसाइट बियॉन्ड जस्ट रीडिंग पेजेज। स्टैटिक में क्या कर रहा था, जस्ट हम रीड कर पा रहे थे। जैसे एक बुक अपन ने ओपन की तो बुक में प्रिंटेड पेजेस हैं, उनको हम जस्ट रीड कर पा रहे हैं, उसमें चेंज नहीं कर पा रहे हैं, वो बिल्कुल स्टैटिक है बुक। तो बुक एक अच्छा एग्जाम्पल है स्टैटिक का।
लेकिन डायनामिक में क्या होता है कि हम चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे आपकी नोटबुक है वो समझ लीजिए, तो नोटबुक के अंदर पुराने नोट्स हैं, उनको आप देख भी सकते हो, और उनके अंदर अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो आप करेक्शन भी कर सकते हो। तो डायनेमिक वेबसाइट में क्या एवरी पेज है वो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस होता है। देखिए, पर्सनलाइज करने का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को स्टैटिक के अंदर क्या होगा कि एक कॉलेज की वेबसाइट है वो स्टैटिक बनाई हुई है, तो उसको जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स, कोई भी उसको देखेगा तो सबके लिए वही सेम कंटेंट खुलेगा। कॉन्टेक्ट है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, तो वो सबको सेम ही पेज डिस्प्ले होंगे। वहीं पर हम देखें तो बैंक, ऑनलाइन बैंकिंग, 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स ने अपने अपने ऑनलाइन बैंकिंग में लॉगिन किया, तो सबको अपना अपना पेज दिखेगा, तो सबके लिए पर्सनलाइज हो गया उनका। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट एक्स को स्टूडेंट वाई वाला दिख रहा है। ऐसे ही फेसबुक आप ओपन करोगे, तो आप फेसबुक ओपन करोगे, वेबसाइट तो आपने भी फेसबुक ही ओपन की और आपके फ्रेंड्स हैं दूसरे बैठे हैं उन्होंने भी फेसबुक ही ओपन कर रखी है, लेकिन सबका कंटेंट तो अलग अलग है, पर्सनलाइज है। तो डायनेमिक होती है वो क्या, पर्सनलाइज होती है। क्रिएटिंग डायनेमिक वेब पेजेस even a few years ago meant writing a lot of code in the C और Perl languages। तो कुछ सालों पहले तक डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए हमें बहुत सारा कोड लिखने की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि उस टाइम हमारे पास API वगैरह ऐसे टूल्स नहीं थे जिनसे ऑटोमेटिकली कोड जनरेट हो जाए। अभी क्या होता है, हमारे पास ऐसे टूल्स आ गए जिनसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, जो भी कंट्रोल्स हमें यूज़ करने होते हैं, और उनका कोड है वो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली जनरेट होता जाता है। तो अभी बहुत इजी हो गया है इनमें काम करना। तो पहले तो बहुत सारा कोड लिखना पड़ता, उसके बाद में कॉलिंग एंड एग्जीक्यूटिंग दोज प्रोग्राम्स थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड अ कॉमन गेटवे इंटरफेस। उसके बाद में उनको कॉल करते थे, एग्जीक्यूट करते थे कॉमन गेटवे इंटरफेस के थ्रू। हैविंग टू क्रिएट एग्जीक्यूटिव फाइल वाजंट मच फन। तो उस टाइम पर जो एग्जीक्यूटिव फाइल्स बनाना इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, बहुत बोरिंग काम था, बहुत सारा कोड हमें लिखना होता था। एंड नीदर वाज लर्निंग ए वोल न्यू कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। थैंकफुल PHP एंड MySQL मेक क्रिएटिंग डायनेमिक वेबसाइट्स ईजियर एंड फास्ट। तो पहले बिल्कुल ऐसा ही होता था कि आपको जब भी प्यास लगती है तो आपको क्या करना है, नया कुआं खोदना पड़ेगा। हर बार प्यास लगेगी तो हर बार आपको नया कुआं खोदना पड़ेगा, ठीक है। या फिर जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं कि पहिए का जैसा आविष्कार हो गया, तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको हर बार क्या आविष्कार करना पड़ेगा दोबारा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार कोई चीज़ बना ली तो उसको रीयूज कर सकते हैं। उस टाइम ऐसा नहीं था, कोड लिखना पड़ता था हर बार अपने को। लेकिन अभी है, PHP और MySQL आने के बाद में डायनेमिक वेब पेजेस बनाना बहुत ही आसान हो गया है। अब जब हम वेबसाइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो HTTP और इंटरनेट के बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है। HTTP क्या होता है? HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या है? ये डिफाइन करता है हाउ वेब पेजेस आर ट्रांसफर्ड अक्रॉस द इंटरनेट। तो HTTP है वो तरीका बताता है कि वेब पेजेस हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं इंटरनेट के ऊपर, सर्वर से क्लाइंट मशीन के ब्राउज़र में कैसे वो जाते हैं। अब जब इंटरनेट के ऊपर इतने सारे सर्वर हैं, इतने सारे क्लाइंट्स हैं, तो वेब पेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ हमें रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे रोड के ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रैफिक रहता है, तो अगर हम कुछ भी नियम नहीं बनाएंगे तो वो गाड़ियाँ आपस में टकरा जाएगी, वो नहीं चल पाएगी। जैसे हमारे यहाँ रूल है कि हमें रोड के लेफ़्ट साइड में ही चलना है, अपने बाएं हाथ की तरफ चलते हैं रोड पर। मान लीजिए ऐसा रूल नहीं होता और आप तो रोड के बीच में चलाते, सामने वाला आ रहा है वो भी रोड के बीच में, अब वो टक्कर हो जाती है। या फिर वो बचने के लिए साइड में निकलते तो उनको पता नहीं है कि कौन सी साइड में, तो कन्फ्यूजन हो जाता, ठीक है। तो हमें अब पता है कि हमें रोड पर चलना है तो बाईं साइड में चलना है, ठीक है। ट्रैफिक लाइट्स है, रेड पर रुकना है, ग्रीन पर चलना है, तो वो रूल्स बना रखे हैं। तो किसी भी जो सिस्टम है उसको अगर हम सिस्टमेटिक करना चाहते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स बनाने
जरूरी होते हैं, हर जगह रूल्स होते हैं। अब जो रूल्स का सेट होता है ना, रूल का मतलब एक रूल हो गया कि आपको बाईं साइड में चलना है, उसके बाद में आपको जिस साइड में मुड़ना है वहाँ पर इंडिकेटर देना है, रेड लाइट पर रुकना है, ग्रीन होने पर जाना है, सर्किल पर इस तरह से जाना है, ओवरटेक है वो इस साइड से करना है। तो खूब सारे हमारे पास रूल्स बनाए हुए हैं। तो एक सेट ऑफ रूल्स हो गया, 10 रूल या 20 रूल। तो सेट हो गया रूल्स का, उसको ही हम बोलते हैं प्रोटोकॉल, उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स को प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास प्रोटोकॉल्स होते हैं, और HTTP है उनमें से एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो प्रोटोकॉल तो आपको समझ में आ गया कि ये सेट ऑफ रूल्स है, और किस लिए है? हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफर करने के लिए, सर्वर से ब्राउजर के ऊपर। अब हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट आपने देखा होगा, HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जिनके अंदर वेब पेजेस बनाए जाते हैं। तो वेब पेजेस जो HTML पेजेस हैं उनको कैसे हम ट्रांसफर करेंगे? ठीक है, तो ये क्लियर है HTTP क्या होता है। HTTP इज द मेथड यूज्ड टू ट्रांसफर और कन्वे इंफॉर्मेशन ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब। तो www आप जो वेबसाइट के पहले लगाते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड का मतलब पूरी दुनिया हो गई, वाइड का मतलब पूरी दुनिया जिसमें सिमट जाती है, वेब का मतलब ऐसा जाल। तो हमने क्या कर रखा है, नेटवर्क का ऐसा जाल बना दिया है कि पूरी दुनिया उससे कनेक्टेड है, उसी को हम इंटरनेट बोलते हैं। तो ये HTTP और इंटरनेट आपने नेटवर्किंग में पढ़ा होगा, कम्युनिकेशन सब्जेक्ट है उसमें पढ़ा होगा। इट्स ओरिजिनल पर्पज वाज टू प्रोवाइड अ वे टू पब्लिश एंड रिट्रीव HTML पेजेज। तो HTTP या उसका जो ओरिजिनल पर्पज यही है कि जो HTML पेजेज हैं उनको पब्लिश करना और रिट्रीव करना। पब्लिश करने का मतलब होता है जैसे एक बुक पब्लिश होती है, पब्लिश होने का मतलब पब्लिश होने के बाद में वो आम लोगों के लिए अवेलेबल हो जाती है। वैसे एक वेबसाइट हम पब्लिश करते हैं तो पब्लिश करने का मतलब वहाँ पर सर्वर के ऊपर वो अवेलेबल हो गई और कोई भी आदमी उसको देख सकता है। जैसे आप फेसबुक जो आपका पेज है वहाँ पर कोई नई पोस्ट डालते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर ऑप्शन आता है पोस्ट, या फिर जैसे यूट्यूब पर आप वीडियो डालते हैं उस पर आता है पब्लिश। तो पब्लिश करने के बाद में या उसको पोस्ट करने के बाद में वो सब लोगों के लिए अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर भी ऑप्शन रहता है जैसे प्राइवेट करना है कि पब्लिक करना है, लेकिन पब्लिश करने का मतलब वो अवेलेबल है। The World Wide Web Consortium and the Internet Engineering Task Force coordinate the development of HTTP। तो HTTP या उसका डेवलपमेंट किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम, WWWC, या इसको बोलते हैं W3C, और इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, विच इज अ रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल दैट कनेक्ट क्लाइंट एंड सर्वर। तो HTTP क्या होता है? रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स पर काम करता है। क्लाइंट है वो ब्राउज़र से एक रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर के पास में, और सर्वर है वहाँ से रेस्पॉन्स भेजेगा। ठीक है, तो ये सिस्टम होता है HTTP का, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, और इसके थ्रू ये क्लाइंट और सर्वर को कनेक्ट करता है। और इसको स्टेटलेस प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। स्टेटलेस का मतलब अभी जो रिक्वेस्ट जा रही है उससे पहले कौन सी रिक्वेस्ट गई थी इससे इसको कोई मतलब नहीं है। हर एक जो रिक्वेस्ट है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। द ओरिजिनेटिंग क्लाइंट यूजुअली ए वेब ब्राउजर इज रेफर्ड टू एज द यूजर एजेंट। दो जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ से ओरिजिन होती है? क्लाइंट मशीन से। और क्लाइंट मशीन कहाँ से करता है? MS वर्ड से तो नहीं करेगा, पेंट से भी नहीं करेगा, नोटपैड से भी नहीं करेगा, वो कहाँ से करेगा? ब्राउज़र के अंदर से। तो ब्राउज़र के अंदर से ओरिजिनेट होती है ये रिक्वेस्ट, और इसको रेफर करते हैं हम यूजर एजेंट। द डेस्टिनेशन सर्वर विच स्टोर्स और क्रिएट्स रिसोर्सेज एंड कैन कंटेन HTML फाइल्स एंड इमेजेस इज कॉल्ड द ओरिजिन सर्वर। तो जो हमारा सर्वर होता है जहाँ पर वेबसाइट है, जहाँ पर
क्रिएट किए जाते हैं रिसोर्सेज, उनको स्टोर किया जाता है, जहाँ पर HTML फाइल्स है, इमेजेज है, वीडियोज है, सारा जो कंटेंट वहाँ पर स्टोर किया हुआ है उसको हम बोलते हैं सर्वर या ओरिजिन सर्वर। बिटवीन द यूजर एजेंट एंड ओरिजिन सर्वर देयर मे बी सेवरल इंटरमीडिएटरीज सच एज प्रोक्सीज। ठीक है, तो जो एंड यूजर्स हैं वो तो दोनों वही है कि एक तो है क्लाइंट जिसको हम यूजर एजेंट बोल रहे हैं, जो ब्राउज़र की हेल्प से रिक्वेस्ट भेजेगा, और एक होता है ओरिजिन सर्वर जहाँ पर हमारे पास सारी जो फाइल्स हैं वो स्टोर की हुई है और जो रेस्पॉन्स भेजता है। एंड यूजर तो दोनों यही हैं, लेकिन उनके बीच में खूब सारे जो इंटरमीडियरीज जो प्रोक्सीज हैं वो हो सकते हैं। एन HTTP client initiate a request by establishing a transmission control protocol connection to a particular port on a remote host। ठीक है, तो एक क्लाइंट है वो इनिशिएट करेगा रिक्वेस्ट। कैसे रिक्वेस्ट? HTTP रिक्वेस्ट। किसके थ्रू करेगा? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP IP वगैरह, या आपने पढ़ा होगा नेटवर्किंग में। किसी पर्टिकुलर पोर्ट के थ्रू रिमोटली। नॉर्मली हम HTTP के लिए पोर्ट नंबर 80 है वो काम में लेते हैं। An HTTP server listening on that port waits for the client to send a request message। तो HTTP सर्वर है वो क्या करता है? लिसन करता रहता है। लिसन का मतलब सुनना। ठीक है, वो कान लगा के रहता है, वो ध्यान लगा के रहता है कि कब मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, तो वो वेट करता रहता है रिक्वेस्ट का। और क्लाइंट क्या करता है? सेंड करता है रिक्वेस्ट। तो जैसे ही वो वहाँ पर ध्यान लगा के बैठा हुआ है, कान लगा के बैठा हुआ है सुनने के लिए कि कैसे मेरे पास रिक्वेस्ट आती है, तो जैसे ही उसके पास रिक्वेस्ट आएगी सर्वर क्या करेगा? उसका रेस्पॉन्स सेंड करेगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आप बड़ी बड़ी ऑफिसेज के अंदर जाते हैं जहाँ पर अधिकारी वगैरह अंदर बैठे रहते हैं, तो बाहर क्या है, कुछ सहायक वहाँ पर पियोन वगैरह बैठे रहते हैं, और जब भी अंदर बैठे हुए अधिकारी को ज़रूरत होती है किसी काम के लिए उनको बुलाने की, तो वो एक बेल रहती है उनके पास में। ठीक है, वो घंटी बजाएंगे, घंटी बजाते वो ध्यान लगा के बैठे हुए हैं, अच्छा सर ने बुलाया, तो वो अंदर चले जाते हैं। तो इसी तरह से सर्वर सर्वर बना है सर्व करने से, परोसना सर्व। तो उसकी ड्यूटी है कि जैसे वहाँ से रिक्वेस्ट आती है उसको क्या करना है? रेस्पॉन्स देना है, सर्व करना है उसको। तो जैसे रिक्वेस्ट आएगी वो रेस्पॉन्स भेजेगा। HTTP है वो TCP के बिल्कुल टॉप लेयर पर होता है। और TCP जो IP है, इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, उनको जनरली हम साथ में TCP IP बोलते हैं। एप्लीकेशंस और नेटवर्क होस्ट कैन यूज TCP टू क्रिएट कनेक्शंस टू वन अनदर एंड देन एक्सचेंज स्ट्रीम्स ऑफ डेटा। तो जो एप्लीकेशंस हैं नेटवर्क के ऊपर वो यूज़ करते हैं TCP को कनेक्शन क्रिएट करने के लिए एक दूसरे से, और फिर एक्सचेंज करते हैं स्ट्रीम्स ऑफ डेटा। स्ट्रीम का मतलब जैसे मैंने बताया था, स्ट्रीम का मतलब धारा हो गया, नहर टाइप का। तो जो खूब सारे डेटा होते हैं वो बहते हुए जाते हैं नेटवर्क के अंदर। द प्रोटोकॉल गारंटीज रिलायबल डिलीवरी ऑफ डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये TCP क्या करता है? गारंटी लेता है रिलायबल डिलीवरी की सेंडर से रिसीवर। जैसे आपको क्या करना है, किसी के पास में कुछ भेजना है तो आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे, वहाँ से स्पीड पोस्ट कराएंगे, या फिर प्राइवेट कुरियर है उससे कुरियर कराएंगे। तो वो आपको एक ट्रैकिंग नंबर भी देंगे, और वो इंश्योर करेंगे कि आपका जो कुरियर कर रहे हैं, जो सामान आप भेज रहे हैं, वो सही सलामत जो रिसीवर है उसके पास पहुंचेगा।
तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो इन चीज़ों को आप रियल लाइफ से कोरिलेट करके समझ सकते हैं। TCP supports many of the internet's most popular application protocol and applications including the web, email and secure shell। तो TCP बिल्कुल उसकी तरह ही हो गया जैसे हम कराते हैं स्पीड पोस्ट, क्योंकि उसमें गारंटी है, जैसे रजिस्ट्री करवाते हैं तो गारंटी है इन चीज़ों में कि वो पहुंचेगा वहाँ पर, क्योंकि जहाँ जो रिसीवर है उनसे भी वो साइन करवाता है, तो गारंटी है कि वहाँ पर पहुंचेगा ही। और अगर नहीं पहुंचेगा, रिसीवर नहीं मिला है, तो वापस आपके पास आएगा वो ऐसे नहीं है कि बीच में कहीं खो गया और आपको पता ही नहीं चला। तो TCP में ऐसा होता है। PHP और MySQL है वो इतने इम्पोर्टेंट कैसे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर। PHP इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन टू जनरेट वेब पेजेज इंटरेक्टिवली ऑन द कंप्यूटर सर्विंग देम। तो PHP जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको डिजाइन किया गया था इंटरेक्टिव वेब पेजेज बनाने के लिए। इंटरेक्टिव वेब पेजेज मतलब डायनेमिक वेबसाइट्स बनाने के लिए। और ये कहाँ पर चलता है? जो कंप्यूटर सर्व करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेब सर्वर। अनलाइक HTML वेयर द वेब ब्राउजर यूजेज टैग्स एंड मार्कअप टू जनरेट अ पेज। तो ये HTML की तरह नहीं होता है। HTML तो क्या करता है, ब्राउज़र के अंदर रन होता है और उसमें टैग्स होते हैं और मार्कअप होता है। टैग्स और मार्कअप मिलके पेज जनरेट करते हैं। तो HTML कहाँ रन हो रहा है? वेब ब्राउज़र के अंदर, मतलब क्लाइंट मशीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि HTML फाइल कहाँ रन होती है। तो HTML फाइल रन होती है क्लाइंट मशीन पर, ब्राउज़र के अंदर। जबकि PHP कोड कहाँ रन होता है? PHP code runs between the requested page and the web server, adding to and changing the basic HTML output। तो हमारा जो वेब सर्वर है उसके ऊपर HTML पेज रन होता है, और HTML पेज रन होने के बाद में एक आउटपुट देता है, वो एक आउटपुट जनरेट करता है, एक रेस्पॉन्स जनरेट करता है। और वो रेस्पॉन्स जो जनरेट हो रहा है वो होती है HTML फाइल, और वो फिर सर्वर भेज देता है इंटरनेट के थ्रू क्लाइंट मशीन पर, और क्लाइंट मशीन पर जाके ब्राउज़र के अंदर वो HTML फाइल रन होती है। तो HTML फाइल को रन कराने के लिए आपको ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप MS वर्ड के अंदर कोई बनाई हुई फाइल है तो वो MS वर्ड के अंदर खुलेगी, PDF फाइल है वो PDF रीडर में खुलेगी। उसी तरह HTML फाइल है वो ब्राउज़र के अंदर ही ओपन होती है। तभी आपने देखा होगा बिना ब्राउज़र के आप इंटरनेट नहीं यूज कर सकते। PHP makes web development easy because all the code you need is contained within the PHP framework। तो PHP ने इतना आसान बना दिया वेब डेवलपमेंट को, क्योंकि जो भी कोड है जिसकी हमें ज़रूरत होती है डायनेमिक पेजेस बनाने के लिए, वो सारे PHP फ्रेमवर्क के अंदर हैं पहले से। तो इसमें बिल्ट इन चीज़ें हैं, हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है कि हर बार प्यास लगे तो हर बार कुआं खोदो। हमें रेडीमेड चीज़ें इसमें ज़्यादातर मिल जाती है। इट कम्स विथ वेब फंक्शनलिटी बिल्ट इन। इसके अंदर बिल्ट इन फंक्शनलिटी रहती है, बिल्ट इन फंक्शंस रहते हैं। PHP इज़ ग्रेट फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, इट डजेंट स्टोर इन्फॉर्मेशन बाई इटसेल्फ। तो ये बहुत ही ग्रेट लैंग्वेज है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। अब बात आती है कि डायनेमिक जो वेबसाइट बनाते हैं उसमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। तो PHP है, उससे डायनेमिक पेज बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि PHP है वो डेटा भी खुद स्टोर कर रही है। PHP डज नॉट स्टोर इन्फॉर्मेशन बाई इटसेल्फ, खुद के द्वारा इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करते हैं। तो फिर किसको यूज़ करते हैं? इसके लिए हमें ज़रूरत होती है एक डेटाबेस की। और PHP के जो डेवलपर्स हैं उसकी चॉइस होती है MySQL। सबसे जो अच्छा, जिसका तालमेल PHP के साथ में है, कंपेटिबिलिटी है, वो है MySQL। ये दोनों एक बहुत ही जो गहरी दोस्ती होती है, दोस्त होते हैं गहरे दोस्त, उनकी तरह है PHP और MySQL। तो जहाँ भी PHP आती है वहाँ पर डेटाबेस कौन सा काम लेंगे? MySQL।
माई एसक्यूएल कैसे काम करता है? विच एक्ट्स लाइक ए फाइलिंग क्लर्क फॉर पीएचपी प्रोसेस यूजर इन्फॉर्मेशन। तो पीएचपी की तरह एक क्लर्क की तरह काम करता है पीएचपी के लिए। ठीक है, तो क्लर्क क्या करता है? हर एक चीज़ को स्टोर करके रखता है फाइल्स में। हर एक ऑफिस के अंदर एक क्लर्क होता है, वो क्लर्क सारी चीज़ों को फाइल्स में स्टोर करके रखता है। वैसे ही माई एसक्यूएल डेटाबेस है, वो पीएचपी के लिए एक क्लर्क की तरह काम करेगा। वो जितनी भी फाइल्स है, जितना भी डेटा है, उनको सुरक्षित सेव करके रखेगा और जब भी ज़रूरत होगी वो निकाल के देगा। MySQL automates the most common task related to storing and retrieving specific user information based on your supplied criteria। तो MySQL में ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो क्या होती है? ऑटोमेटिक होती है। स्टोर करना, रिट्रीव करना, वहाँ मैनुअली नहीं है कि आपको कोई काम करना तो मैनुअली उसके लिए कमांड्स लगाने की ज़रूरत है हर बार। वो एक बार आपने पूरा सेटअप कर दिया, डिप्लॉय कर दिया वेबसाइट, तो अब आगे का काम है वो ज़्यादातर काम ऑटोमेटिक होता है। MySQL is easily accessed from PHP and they work well together। तो MySQL बहुत ही इजीली एक्सेस होता है PHP के थ्रू, और जैसा कि मैंने बताया दोनों बहुत ही जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनकी तरह दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। An added benefit is that PHP and MySQL run on various computer types and operating systems। एक और बेनिफिट है कि PHP और MySQL दोनों ही अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स पर चल सकते हैं, अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर, इंक्लूडिंग मैक, OS X, विंडोज़ बेस्ड पीसी एंड लिनक्स। तो जो एप्पल के मैक पीसी आते हैं उन पर चलेगा, विंडो पीसी पर चलेगा और लिनक्स पर चलेगा। अब PHP है और MySQL दोनों क्लोज फ्रेंड्स की तरह काम कर रहे हैं, तो जब दोनों काम करेंगे, एक से भले दो, तो दोनों के कुछ लाभ भी होंगे, हमें फ़ायदे भी होंगे। PHP and MySQL work well together। PHP and MySQL have been developed with each other in mind, so they are easy to use together। तो दोनों को बनाए इसलिए गया है एक दूसरे को माइंड में रख के कि PHP हमने सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बना दी है, तो अब डेटा स्टोर कराने के लिए MySQL, तो दोनों को जैसे एक दूसरे के लिए दोनों बने हो। The programming interfaces between them are logically paired up interfaces। तो उनके बीच में जो प्रोग्रामिंग का इंटरफेस है वो लॉजिकली पेयर अप है दोनों के अंदर। PHP एंड MySQL हैव ओपन सोर्स पावर। ठीक है, ये समझने की चीज़ है कि ये ओपन सोर्स क्या होता है। एज दे आर बोथ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, PHP एंड MySQL कैन बोथ बी यूज्ड फॉर फ्री। तो देखिए दो तरह के हमारे पास सॉफ्टवेयर्स आते हैं, लाइसेंस्ड और ओपन सोर्स। लाइसेंस्ड के अंदर क्या होता है, कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को बनाती है तो वो रेवेन्यू के पर्पज़ से बनाती है, पैसे कमाने के पर्पज़ से बनाती है, तो उसमें लाइसेंस रहता है। उसके अंदर आपको की खरीदनी पड़ती है, बिना की के आप उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादातर जो मार्केट के अंदर हम सॉफ्टवेयर देखते हैं वो लाइसेंस्ड रहते हैं, हमें उन्हें ख़रीदना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, तब जाके वो की में हमें मिलती है और उससे कंपनी लाभ कमाती है। लेकिन PHP और MySQL ऐसे नहीं है, वो फ्री में मिलते हैं। अब फ्री में कौन देगा? कोई कंपनी है, कंपनियां भी कई बार कुछ सॉफ्टवेयर उनको फ्री में दे देती है, कई बार जैसे ट्रायल वर्जन के रूप में दे देती है, या कई बार जैसे फुली फीचर्ड नहीं होके उसमें आधे फीचर्स हैं या 10% 20% फीचर्स हैं, तो वो कम फीचर्स वाला सॉफ्टवेयर फ्री में दे देती है। लेकिन PHP और MySQL वो कम्प्लीटली फ्री है, सारे जो उनके फीचर्स हैं हम उनको कम्प्लीटली काम में ले सकते हैं। प्लस फ्री तो है ही, और ओपन सोर्स का मतलब है हमें उनका सोर्स कोड भी मिल जाता है। सोर्स कोड का मतलब जैसे आपने MS ऑफिस या विंडोज़ ख़रीदा, तो विंडोज़ के अंदर प्रोग्रामिंग कौन सी लैंग्वेज में की हुई है वो आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ यूज़र इंटरफेस दिखेगा। तो आपने पैसे दिए और आपने कंप्यूटर में डाल दिया, आपका काम हो रहा है। लेकिन आपको अगर ज़रूरत पड़े कि मैं इसमें मॉडिफाई कर दूँ, कि स्टार्ट का बटन यहाँ है उसको चेंज कर दिया, इधर कर दिया, या कुछ भी चेंज करना है हमें उसमें जो सॉफ्टवेयर है,
तो उसमें आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास सोर्स कोड नहीं है, उसका आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वो सिर्फ हम काम में ले सकते हैं, उनमें चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड क्या आता है, एंड्रॉयड है उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसमें जैसे आप मोबाइल में देखोगे तो डेवलपर मोड होता है, डेवलपर मोड को ऑन करके आप उसमें फीचर्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स का मतलब हो गया, सीधा सा बात है कि या तो कोई कंपनी ये प्रोवाइड कराती है या फिर एक कम्युनिटी होती है। जैसे हमारे समाज के अंदर कुछ लोग होते हैं, वो मिलके कोई एनजीओ या कोई संगठन वगैरह कुछ बना लेते हैं, ऐसा ट्रस्ट वगैरह, और वो फ्री में लोगों को सर्विस देते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं वो कम्युनिटी बना लेते हैं और फिर वो इकट्ठे होके ऐसा जो कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं उसको फ्रीली रिलीज़ कर देते हैं और साथ में सोर्स कोड देते हैं, ताकि कोई भी उसमें और कोई कुछ एडवांस फीचर ऐड करना चाहे और अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करना चाहिए तो वो कर सकता है। MySQL क्लाइंट लाइब्रेरीज आर नो लॉन्गर बंडल्ड विथ PHP। तो MySQL क्लाइंट लाइब्रेरी है वो PHP के साथ में बंडल्ड नहीं है, दोनों अलग अलग है, PHP अलग है, MySQL अलग है। Advanced users have the ability to make changes to the source code and therefore change the way the language and program works। तो जो एडवांस्ड यूजर्स होते हैं, जिनको कई सालों का एक्सपीरियंस होता है और वो बारीकी जानते हैं PHP और MySQL या फिर कोई भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो वो अपने मुताबिक जैसी उसकी ज़रूरत है उनको कस्टमाइज़ कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है कोड के अंदर। PHP and MySQL have community support. Both tools active communities on the web in which you can participate। ठीक है, तो ये दोनों ही टूल्स है, PHP और MySQL है, इनकी एक्टिव कम्युनिटीज़ है जिन्होंने मिलकर इनको डेवलप किया है और वो रेगुलरली इस पर काम करते रहते हैं कि कैसे इनको और अपडेट किया जाए, कैसे इनमें और सुधार किया जाए। तो आप भी हैं, वेबसाइट्स हैं, उनकी वेबसाइट पर जाके आप पार्टिसिपेट करना चाहें, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें तो वो कर सकते हैं। एंड द पार्टिसिपेंट्स विल हेल्प योर आंसर योर क्वेश्चन। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है इसमें काम करने में तो आप उन वेबसाइट पर जाके अपना सवाल पूछिए, तो वो आपके सवाल का जवाब भी देंगे, आपकी हेल्प भी करेंगे। यू कैन आल्सो परचेज प्रोफेशनल सपोर्ट फॉर MySQL इफ़ यू नीड इट। अगर आपको प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो है वो हो सकता है कि आपसे कुछ चार्ज ले जो आपको हेल्प दे रहा है वो। PHP and MySQL are fast. Their simple and efficient design enable faster processing। तो सिंपल और एफिशिएंट है और इसका रिजल्ट निकलता है कि प्रोसेसिंग फास्ट होती है। आप इसकी जो एफिशिएंसी और फास्टर है उसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि जो फेसबुक वेबसाइट है जिसकी पूरी दुनिया में करोड़ों नहीं अरबों यूजर है, ठीक है, मतलब 1 अरब 2 अरब 3 अरब हो सकते हैं, वो वेबसाइट PHP में डेवलप की गई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी पावरफुल लैंग्वेज है और साथ में ये सीखने के लिए यूज़र फ्रेंडली है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। PHP एंड MySQL डोंट बॉग यू डाउन विथ अननेसेसरी डिटेल्स। फालतू की चीज़ें हैं वो दे के आपको परेशान नहीं करती है चीज़ें। जैसे जावा है, उसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन PHP में बहुत आसान है। You don't need to know all the low-level details of how the PHP language interfaces with the MySQL database, as there is a standard interface for calling MySQL procedure from PHP। तो आपको डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है कि PHP है वो कैसे इंटरफेसिंग कर रही है MySQL के साथ। जैसे मैंने बताया, दोनों बंडल टुगेदर नहीं है, PHP अलग है, MySQL अलग है। तो अब PHP है वो कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगी MySQL से, तो ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है और आपको बहुत गहराई में जाके समझने की ज़रूरत है। वहाँ पर गिनती के बिल्ट इन फंक्शंस हैं, उनको आप यूज करोगे और आप दोनों में कनेक्शन एस्टेब्लिश कर पाओगे और दोनों को साथ में आप काम में ले सकते हैं। आइए,
तो अगर आपको PHP है वो डाउनलोड करनी है और उसके बारे में जानना है तो वेबसाइट है www.php.net। यहाँ पर आप ऑनलाइन जाके, यहाँ पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, PHP के सारे आपको वर्जन मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, आप सीख सकते हैं और आप हेल्प भी ले सकते हैं। द वैल्यू ऑफ ओपन सोर्स, एज वी मैंशनड अबाउट दी बोथ PHP एंड MySQL आर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, so you don't need to worry about buying user license for every computer in your office or home। तो यहाँ पर ये ओपन सोर्स है तो आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनमें आप सब में फ्री में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। When using open source projects and technologies, programmers have access to the source code। जब हम यूज करते हैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स को या टेक्नोलॉजीज़ को तो हमारे पास एक्सेस होता है उस सोर्स कोड का। ओपन सोर्स का मतलब यही होता है कि हमारे पास ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको काम में लेने की ताकत आई है, उसका कोड भी हमारे पास अवेलेबल हो जाता है और हम उसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। दिस इनेबल्स इंडिविजुअल्स और ग्रुप एनालिसिस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियली प्रॉब्लमेटिक कोड, टेस्ट, डिबग एंड ऑफर चेंजेस एज वेल एज एडिशनल टू दैट कोड। तो ये हमें क्या पावर देता है, तो हम अकेले या फिर हमारा जो ग्रुप है प्रोग्रामर्स का वो मिलके उसमें अगर कुछ दिक्कत है, उसमें और कुछ सुधार हो सकता है, अपडेट कर सकते हैं, तो हम उसके अंदर कोशिश कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, डीबगिंग कर सकते हैं और फिर जो कम्युनिटी है उनके सामने हम बता सकते हैं कि इस तरह से हम इसमें सुधार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिक्स द फोररनर इन द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कम्युनिटी, जैसे यूनिक्स और लिनक्स है, वाज फ्रीली शेयर्ड विथ यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर रिसर्चर्स। तो यूनिक्स है, उसका कोड है वो यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स हैं उनको फ्री के अंदर अवेलेबल रहता है, वो उसमें कुछ अपडेट कर सकते हैं, उसको टेस्टिंग कर सकते हैं, डीबगिंग कर सकते हैं। लिनक्स द फ्री अल्टरनेटिव टू यूनिक्स इज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ देयर एफर्ट्स एंड द ओपन सोर्स लाइसेंसिंग पैराडिम। तो यूनिक्स पहले बना था और ओपन सोर्स था। ओपन सोर्स होने की वजह से यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्चर्स है, उन्होंने रिसर्च किया, उसको अपडेट किया, डीबग किया, उसमें जो प्रॉब्लम्स थी उनको दूर किया, नए फीचर्स ऐड किए और लिनक्स बना दिया गया। मोस्ट ओपन सोर्स लाइसेंसेज इंक्लूड द राइट टू डिस्ट्रीब्यूट मॉडिफाइड कोड विथ सम रेस्ट्रिक्शंस। तो मोस्टली जो ओपन सोर्स लाइसेंस होते हैं उनके अंदर हमारे पास अधिकार होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मॉडिफाइड कोड को विथ सम रेस्ट्रिक्शंस। फॉर एग्जांपल सम लाइसेंस रिक्वायर दैट डेरिवेटिव कोड मस्ट आल्सो बी रिलीज्ड अंडर दिस सेम लाइसेंस। तो कईयों के अंदर ये रेस्ट्रिक्शन रहता है कि आपका जो डेरिवेटिव कोड है उसको रिलीज़ किया जाए अंडर दिस सेम लाइसेंस, और देयर मे बी ए रेस्ट्रिक्शन दैट ऑफर्स कांट यूज योर कोड। तो कुछ लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस भी इनमें हो सकते हैं या फुली फ्रीली अवेलेबल भी आपको हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है या कोई आपकी सुझाव है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे रेगुलर जो वीडियोज़ अपलोड हम करते रहते हैं उनके नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।